गुड 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 आफ्टरनून बच्चों। आज ऐसा है कि आज बहुत ख़ास दिन है। आज का दिन जो है हमारे देश में मदर्स डे मनाया जाता है। मदर्स डे के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और इसके बाद मैं अपने चैप्टर को प्रारंभ करती हूँ। मैंने बाल विकास में जो है बुद्धि की अवधारणा बताए थे। अब मैं बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि एवं उसका मापन, बुद्धि परीक्षणों के प्रकार क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर और भारत में प्रयुक्त होने वाले बुद्धि परीक्षण, हमारे भारत में कौन कौन से प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण का जो है प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुद्धि की परिभाषा जान लेती हूँ, क्योंकि बुद्धि की परिभाषा में हम वेस्लर एक जो है हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बुद्धि के बारे में अपना मत अपने शब्दों में बुद्धि को परिभाषित किया है। तो उनके शब्दों में है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं वेस्लर के शब्दों में। वेस्लर के शब्दों में बुद्धि की परिभाषा। वेस्लर के शब्दों में हम देखते हैं कि बुद्धि एक व्यक्ति की स्व उद्देश्य कार्य करने, तर्कपूर्ण सोचने और अपने पर्यावरण के साथ भली प्रकार व्यवहार करने की समुच्चय और ध्रुवी योग्यता है। ये वेस्लर के शब्दों में कहा गया है। वेस्लर अपने शब्दों में कहा है कि बुद्धि एक व्यक्ति के स्व उद्देश्य कार्य करने, तर्कपूर्ण सोचने और अपने पर्यावरण के साथ भली प्रकार व्यवहार करने की समुच्चय या ध्रुवी योग्यता है। उसी जगह दूसरे महोदय हमारे जो है स्टोडार्ड, ये भी अपने शब्दों में बुद्धि की परिभाषा देते हैं। तो स्टोडार्ड के शब्दों में हम देख लेते हैं कि स्टोडार्ड ने क्या अपने शब्दों में कहा है। स्टोडार्ड ने कहा है स्टोडार्ड के शब्दों में उन्होंने कहा है कि बुद्धि उन कार्यों को करने की योग्यता है, जिनमें कठिनाइयाँ, जटिलता और अमूर्तता और लक्ष्य प्राप्ति में अनुकूल सामाजिक मूल्यों तथा उसके साथ साथ मौलिकता का उदय होना ही बुद्धि कहलाता है। जैसे कि उनके शब्दों में ये कि बुद्धि वह जो है कार्य करने की क्षमता को रखता है जिसमें जटिलता होती है, अमूर्तता देखी जाती है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने में सहयोग करती है, अपने सामाजिक मूल्य को और अपनी मौलिकता का उदय करने में सहयोग प्रदान करती है। तो वेस्लर और स्टोडार्ड के शब्दों में बुद्धि एक कार्य करने की एक क्षमता है। दूसरा हम देख लेते हैं कि बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं। बुद्धि की विशेषताओं में हम देखते हैं कि वेस्लर और स्टोडार्ड के शब्दों में लेते हैं तो बुद्धि निम्न प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उन निम्न विशेषताओं में हम ये देखते हैं कि बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, ये बुद्धि जन्म से होती है, एकीकरण होती है, लक्ष्य प्राप्ति होती है, समायोजन करती है और
व्यक्तिगत एवं जटिलता रखती है, अमूर्तता रखती है, मौलिकता का उदय होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बुद्धि की विशेषताओं के माध्यम से जो है कार्य होता है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बुद्धि जन्मजात योग्यता है, जन्मजात योग्यता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कैसे। उन्होंने कहा है कि बुद्धि जन्मजात होती है, प्रत्येक व्यक्ति इसे जन्म से लेकर ही उत्पन्न होता है। यह पर्यावरणीय एवं समाज में रहने वाले व्यक्ति के साथ समायोजन करने में सहयोग करती है। दूसरी, एकीकरण। बुद्धि की रचना अनेक प्रकार की योग्यताओं के एकीकरण से होता है। दूसरी, फिर उसके बाद कठिन एवं जटिलता। जैसे कठिन एवं जटिलता क्या है, हमने बता दिया कि बुद्धि की विशेषताओं में क्या क्या आता है। बुद्धि की विशेषताओं में आपका हो गया बुद्धि की विशेषताओं में जन्मजात योग्यता, जन्मजात योग्यता, एकीकरण, जन्मजात योग्यता, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति, समायोजन, समायोजन, कठिनता एवं जटिलता, एवं जटिलता, जटिलता, कठिनता एवं जटिलता, अमूर्तता, अमूर्तता, अमूर्तता। आज ऐसे ही बुद्धि की विशेषताओं में हम इनका जो है स्मरण करते हैं कि बुद्धि जन्मजात योग्यता है, ये एकीकरण है, ये लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करती है, समायोजन करने में, कठिन एवं जटिलता कार्य करने में हमें जो है सक्षम बनाती है। अमूर्तता, जैसे हम प्रत्यक्ष रूप से या प्रतीकात्मक रूप से चिंतन करने में सहयोग करती है। तो ये सब सारी जो है बुद्धि की विशेषताएं हैं। फिर हम देखते हैं कि बुद्धि में क्या क्या है, इनकी विशेषताओं में मुख्य रूप से जान लेते हैं। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। दूसरा है बुद्धि सीखने की योग्यता प्रदान करती है, बुद्धि समायोजन की योग्यता प्रदान करती है, बुद्धि समस्याओं के समाधान करने में सहयोग करती है। तो ये बुद्धि की विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि एवं उसका मापन। बुद्धि लब्धि एवं उसका मापन। बुद्धि लब्धि एवं उसका मापन में हम ये देखते हैं कि बुद्धि लब्धि उसका मापन में यह सूत्र किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया था, इसका प्रयोग किसने किया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बुद्धि लब्धि का मापन हम देखते हैं कि बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन करता है। बुद्धि को हमारे टर्मन महोदय ने
इसके सूत्र का प्रतिपादन किए थे और इसके बालकों में मानसिक आयु से लेकर वास्तविक आयु के बीच में बुद्धि समान तौर पे बच्चों का कितना कार्य करने में सक्षम होती है उसका जो है सूत्र दिए थे। तो वो सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक अपान मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। ये हमारे टर्मैन महोदय ने इस सूत्र का प्रतिपादन किया था। इसी से बच्चे के मानसिक बुद्धि का पता लगाया जा सकता है कि बच्चा सामान्य बुद्धि का है या जो है प्रतिभाशाली बुद्धि का है या मंद बुद्धि का है या जड़ बुद्धि का है। इसी सूत्र के माध्यम से ही हम बच्चे के जो है वास्तविक आयु से मानसिक आयु का जो है पता लगा सकते हैं। जैसे पता लगाने में हमें क्या है, जैसे यदि बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और वह 10 वर्ष के सामान्य बालकों का कार्य पूरे ढंग से कर लेता है तो उसके मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। जैसे सामान्य कोई बालक है 10 वर्ष का, लेकिन 8 वर्ष का बालक है और उसका जो कार्य करने की क्षमता है वह 10 वर्ष के आयु के बराबर है, तो उस बच्चे का मानसिक आयु हम 10 वर्ष के बच्चों के ही समान मानेंगे। किसी भी कार्य को करने में बच्चा अगर एज उसका कम है और एज कम होने के बाद भी वह जो है 10 वर्ष के बच्चों के बराबर उसकी बुद्धि कार्य कर रही है, तो हम उसकी मानसिक आयु से ये पता लगा सकते हैं कि यह बच्चा जो है सामान्य वर्ग में आता है या सामान्य वर्गीय बुद्धि का कार्य करने में सक्षम है। तो जैसे बुद्धि लब्धि में दिया रहता है अति प्रतिभाशाली बालक, अति उत्कृष्ट बालक, सामान्य बालक, मंद बुद्धि बालक, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि और मूढ़ बुद्धि के बालक। तो हम इसको जो है 140 से स्टार्ट करते हैं। जो 140 का होता है वो प्रतिभाशाली बालक होता है और 140 और 120 के अंदर में जो है प्रतिभाशाली और जो है सृजनात्मक बालक को श्रेय देते हैं और 120 से लेकर 110 के अंदर में जो है उत्कृष्ट बालक का श्रेय देते हैं और 110 और 90 के बीच में सामान्य बालक का श्रेय देते हैं और उससे कम 80 से नीचे यानी 75 से लेकर 80 के बीच में हम मंद बुद्धि बालकों का गणना करते हैं और साथ ही साथ उससे नीचे मंद बुद्धि और जड़ बुद्धि का होता है 50 से
75 के बीच में, और बिल्कुल मूढ़ बुद्धि का जो बालक होता है उसका 25 से लेकर जो है 50 के बीच में, उसकी 0 से लेकर 25 के बीच में उसका कार्य करने की बुद्धि होती है। जैसे बच्चा 0 से लेकर 25 के बीच में है तो उस बच्चे का जो बुद्धि है वह बिल्कुल जड़ बुद्धि के अंतर्गत आता है। जड़ बुद्धि के अंतर्गत माना जाता है। तो जड़ बुद्धि के अंतर्गत में बालक किसी भी प्रकार का या किसी भी कार्य को करने में वह सक्षम नहीं होता, वह दूसरे पर निर्भर होता है। तो हम इससे, इस सूत्र के माध्यम से बच्चे के मानसिक आयु के, वास्तविक आयु से मानसिक आयु का पता लगा सकते हैं। ठीक, इसको हमारे टर्मन महोदय ने प्रतिपादन किया था। इस सूत्र का प्रतिपादन टर्मन महोदय ने किया था। अब हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार में देखेंगे कि बुद्धि के जो परीक्षण करने वाले हैं, मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से परीक्षण किए थे और किस प्रयोगशाला में उन्होंने परीक्षण किया था, परीक्षणों को कितने प्रकार में बांटा है। तो हम परीक्षणों को देखते हैं। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, हम इस पर बात करेंगे कि बुद्धि परीक्षणों के प्रकार क्या हैं। तो बुद्धि परीक्षणों को निम्नलिखित प्रकारों से बांटा गया है। हम सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या है, एक व्यक्ति या एक निश्चित समय में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करना व्यक्तिगत परीक्षण या व्यक्तिगत परीक्षा कहलाती है। जैसे बुद्धि परीक्षणों में हम परीक्षण करते हैं तो इसे निम्न भागों में बांटते हैं। तो हम पहले लेते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। क्या लेते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में हम एक निश्चित समय लेते हैं। एक निश्चित समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करते हैं। उसमें जो है उसे व्यक्तिगत परीक्षा भी कहते हैं या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का जो है परीक्षण करते हैं। और दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्या होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में हम समूहों में करते हैं। ये परीक्षण हम समूहों में करते हैं, व्यक्ति कई बालकों में करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 या 1918 में जब हुआ था तो सेना की भर्ती के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जो है प्रयोग किया गया, ताकि योग्यता के अनुरूप वहाँ के सैनिकों का, अधिकारियों का चयन किया जा सके, इसलिए यह जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया गया था। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में समूहों में किया जाता है। इसमें कई बच्चे होते हैं, उनके साथ ये देखा जाता है कि कौन बच्चा कितने समय में कितना कार्य करने में सक्षम है। उसके कई भागों में कार्य को बांट दिया जाता है और उसको टाइम दे दिया जाता है। तो उस निश्चित टाइम पर बच्चा कार्य करने में अगर सक्षम है तो उससे पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की बुद्धि कार्य करने में प्रबल है और वह हर कार्य को करने में सक्षम है। तो ये हमारी जो है दो प्रकार से होती है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसमें भी कई चीज़ें आते हैं, जैसे हमने देखा आर्मी, अल्फा, बीटा, ये जो है इन्हीं परीक्षणों के माध्यम से इनका टेस्ट किया जाता है। आर्मी अल्फा टेस्ट तथा आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन, इन्हीं में इनका जो है टेस्ट किया जाता है और इससे देखा जाता है, पता लगाया जा सकता है कि इनमें कार्य करने की
बुद्धि कार्य करने की कितनी प्रबलता है। तो पहले शब्दों के माध्यम से करते हैं, शब्दों के माध्यम से करते हैं, तो इसको हम सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी बोलते हैं। इसमें आएगा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और दूसरा होता है अशाब्दिक सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, दो तरीके से इसका परीक्षण करते हैं। पहला है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें क्या होता है, एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है। इसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में। और जो है उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अमेरिका में आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण, इसको आर्मी अल्फा बीटा के नाम से भी जानते हैं, आर्मी अल्फा बीटा के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी चीज सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। इस परीक्षण में, इन परीक्षणों में भी भाषा का प्रयोग नहीं होता तथा यह एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है। दोनों में परीक्षा उसी प्रकार होता है, जैसे इसमें भी समूह में होता है, इसमें भी समूह में होता है। लेकिन क्या होता है, इसमें बोलने की क्रिया होती है और इसमें क्या होती है, बोलने की क्रिया नहीं होती है, अशाब्दिक होता है, इसमें बोला नहीं जाता है। तो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ये हो गया आपका। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर। व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर। तो ये अंतर हम देख लेते हैं, कौन कौन से अंतर है। व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। जैसे व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में वस्तुनिष्ठता और प्रामाणिकता कम होती है, जबकि सामूहिक परीक्षणों में ये गुण अधिक होता है। जैसे व्यक्तिगत परीक्षण में वस्तुनिष्ठता और प्रामाणिकता कम है, जबकि सामूहिक परीक्षणों में ये गुण अधिक पाया जाता है। ये अंतर होता है। दूसरा अंतर यह है कि व्यक्तिगत परीक्षण एक ही व्यक्ति में जो है एक ही व्यक्ति का परीक्षण हो सकता है, लेकिन सामूहिक परीक्षण में कई बालकों का परीक्षण या कई विद्यार्थियों का परीक्षण किया जाता है।
व्यक्तिगत परीक्षण में समय लगता है और खर्च ज़्यादा आते हैं, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में समय की बचत होती है और इसमें पैसा भी पैसा कम इन्वेस्ट होता है, कम खर्च होता है। तो ये सब अंतर पाए जाते हैं। व्यक्तिगत परीक्षणों में बालक से निकट का संबंध स्थापित हो जाता है और इस प्रकार बालक बालिकाओं के व्यक्तिगत का ज्ञान भली भांति हो जाता है, और सामूहिक परीक्षणों में ऐसा संबंध नहीं हो पाता। क्योंकि ऐसा संबंध क्यों नहीं हो पाता है? जो व्यक्तिगत परीक्षण होगा बालक बालिकाओं का, तो उसमें ये चीज़ें देखी जाती है कि हम बालक के कितने निकट हैं, बालक के सारी चीज़ें के जो है एक्टिविटी का आकलन कर लेते हैं। और उसी जगह अगर हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण करते हैं तो उसमें कई बच्चे होते हैं, हम कई बच्चों के संबंध में नहीं आ पाते, संपर्क में नहीं आ पाते, हम उतने ही कार्य करा पाते हैं जितना कि हमारे पास समय होता है। और व्यक्तिगत परीक्षण में हम समय दे सकते हैं उसको। ठीक, तो ये अंतर जो है व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में पाया जाता है। भारत में अब हम देखेंगे कि भारत में प्रयुक्त होने वाले बुद्धि परीक्षण, तो भारत में कौन कौन से बुद्धि परीक्षण प्रयोग हो रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो भारत में प्रयुक्त होने वाले बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित है। पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से हैं? डॉक्टर कामत की आयु पुनरावृत्ति बुद्धि परीक्षण, CI बुद्धि परीक्षण। इसमें डॉक्टर कामत के अनुसार 3 परीक्षण होते हैं, जिसको बोलते हैं पहले शाब्दिक। व्यक्तिगत परीक्षण में हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। शाब्दिक, व्यक्तिगत। तो हम भारत में प्रयुक्त होने वाले बुद्धि परीक्षण पर चर्चा करेंगे। तो भारत में जो प्रयोग हो रहा है वो है शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण। शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें डॉक्टर कामत की आयु मापन एवं पुनरावृत्ति बुद्धि परीक्षण पहला है। इसमें डॉक्टर कामत की आयु पुनरावृत्ति आयु मापन पुनरावृत्ति बुद्धि परीक्षा। डॉक्टर कामत की आयु मापन पुनरावृत्ति परीक्षण। दूसरा आपका है स्टैनफोर्ड हिंदुस्तानी रिवीजन। स्टैनफोर्ड हिंदुस्तानी रिवीजन। स्टैनफोर्ड हिंदुस्तानी रिवीजन। और तीसरा आपका जो है CIE बुद्धि परीक्षण। CIE बुद्धि
परीक्षण, ये 3 है। ये शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण में आता है। कौन कौन से परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं? डॉक्टर कामत की आयु मापन पुनरावृत्ति परीक्षण, स्टैनफोर्ड हिंदुस्तानी रिवीजन और CIE बुद्धि परीक्षण। ये तीनों परीक्षणों का जो है ये भारत में प्रयुक्त या भारत में प्रयोग किया जाता है। इसको हम जो है शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण में प्रयोग करते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत अशाब्दिक भाषा का भाषा रहित परीक्षण। व्यक्तिगत अशाब्दिक या भाषा रहित परीक्षण थोड़ा थोड़ा बता भी देते हैं कि कौन कौन सा है ना। यह परीक्षण, पहले हम बात करते हैं डॉक्टर कामत की आयु मापन पुनरावृत्ति परीक्षण में। यह परीक्षण मराठी और कन्नड़ भाषा के बालकों हेतु बनाया गया है। ये परीक्षण जो कामत आयु मापन पुनरावृत्ति है, यह परीक्षण जो है मराठी और कन्नड़ भाषा के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टैनफोर्ड हिंदुस्तानी रिवीजन, यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये शिक्षक परीक्षण या महाविद्यालयों में या कई महाविद्यालयों में इसको प्रयोग करते हैं। और CIE बुद्धि परीक्षण, ये जो है संस्थानों में या छोटे छोटे जो संस्थान होते हैं उनमें इसका प्रयोग करते हैं। CIE, इससे हम बुद्धि परीक्षणों का पता करते हैं और पता लगाते हैं कि बच्चे में बुद्धि की जो कार्य करने की क्षमता है वह कितने तक होती है या कितना कार्य कर सकती है। अब हम व्यक्तिगत अशाब्दिक या भाषा रहित परीक्षण की बात करेंगे। यह भी भारत में ही प्रयोग किया जाता है। पहला था शाब्दिक परीक्षण और दूसरा अशाब्दिक था। व्यक्तिगत अशाब्दिक अशाब्दिक या भाषा रहित परीक्षण। व्यक्तिगत अशाब्दिक या भाषा रहित परीक्षण इसको हम बोलते हैं। ये परीक्षण जो है अशाब्दिक ढंग से, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब व्यक्ति के ऊपर या बालकों के ऊपर ये परीक्षण किया जाता है तो उसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसे हम जो है मौन रहकर इसका जो है परीक्षण करते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षण आते हैं। पहला है भाटिया की कार्य बैटरी परीक्षण। भाटिया की कार्य बैटरी परीक्षण, भाटिया की कार्य बैटरी परीक्षण। और दूसरा आपका अलेक्जेंडर की पास एलॉन्ग परीक्षण। अलेक्जेंडर, भाटिया कोई प्रयोगशाला नहीं है, भाटिया ये मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपने नाम से ही इस परीक्षण का नाम दिया है, भाटिया की कार्य बैटरी परीक्षण। अलेक्जेंडर भी एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भी अपने ही नाम से परीक्षण जो है दिया है। तो अलेक्जेंडर। दूसरा है अलेक्जेंडर की पास ये लॉन्ग परीक्षण। अलेक्जेंडर की पास ये लॉन्ग
परीक्षण। और तीसरा है चित्र निर्माण परीक्षण। तीसरा क्या है? चित्र निर्माण परीक्षण। इसके अंतर्गत आता है चित्र निर्माण परीक्षण। चित्र निर्माण परीक्षण। चित्र निर्माण हो गया, ये भी परीक्षण ही, ये शाब्दिक, जैसे कोई चित्र होता है उसका निर्माण करके उसके माध्यम से हम व्यक्ति का जो है परीक्षण करते हैं, उसकी बुद्धि का आकलन करते हैं कि चित्र के माध्यम से बना हुआ चित्र जो रहता है उसको देखकर उसके बारे में विशेषता या व्याख्या करने की बात करते हैं। अगर व्यक्ति चित्र को देखकर व्याख्या कर लेता है या जान जाता है कि इस चित्र में क्या क्या चीज़ें हैं, हमें उसके बारे में लिखना है, तो वो जो है बच्चा अगर कर लेता है तो उससे पता चलता है कि व्यक्ति का जो बुद्धि है वह सही ढंग या सामान्य तौर पर कार्य कर रही है। ये हो गया आपका। अब आता है आपका जो है तत्कालिक स्मृति परीक्षण। तत्कालिक स्मृति परीक्षण, ये भी व्यक्तिगत अशाब्दिक या भाषा रहित परीक्षण में ही आता है। तत्कालिक तात्कालिक बुद्धि या स्मृति परीक्षण। स्मृति परीक्षण तत्कालिक इसमें इसको भी दो भागों में बांटा है। इसको पहले भाग में जो है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के नाम दिए हैं और दूसरा जो है शाब्दिक सामूहिक परीक्षण, दो नाम दिए हैं। जैसे ड्राइंग का मतलब ये, जैसे कोई कला बना होता है उसमें बच्चा उसकी स्मृति, उसकी बुद्धि जो है उस चित्र को देखकर या तत्कालिक चीज़ें याद आ जाती हैं, तुरंत याद आ जाती हैं, तो उसके माध्यम से बच्चा देखता है और देखकर उसका जो है तुरंत उत्तर दे देता है। तो इससे भी पता चलता है कि बच्चा की जो बुद्धि है या बालक की जो बुद्धि है वह समान तौर पर कार्य कर रही है। अब आता है आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कई परीक्षण इसमें भी हैं। सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने नाम से यह परीक्षण दे रखा है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसमें झा का सामूहिक परीक्षण। झा का सामूहिक परीक्षण, झा भी एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने नाम से दिया था। झा सामूहिक झा सामूहिक परीक्षण या झा का सामूहिक परीक्षण। झा का सामूहिक परीक्षण, इसमें हम पढ़ते हैं, देखेंगे कि झा ने अपने शब्दों में कौन कौन से ये परीक्षण दिया है। तो इसका निर्माण सन 1933 में श्री लज्जाशंकर झा ने बनारस के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय में छात्रों पर ये जो है प्रयोग किया था, परीक्षण किया था इसके बारे में।
और दूसरा है जलोटा का सामूहिक परीक्षण। इन्होंने भी महाविद्यालयों में इसका प्रयोग किया था, जलोटा का सामूहिक परीक्षण। जैसे लज्जा शंकर झा ने अपना परीक्षण दिया था। ये सब प्रोफेसर थे महाविद्यालयों के। इन्होंने शाब्दिक दोनों ही तरीके से विद्यार्थियों पर परीक्षण किया था। उन परीक्षणों में उन्होंने समान तौर पर कितने बालक हैं, मंद बुद्धि के कितने बालक हैं, या जो है प्रतिभाशाली बालक, अप्रतिभाशाली सृजनात्मक बालक का जो है अलग अलग जो है डिवाइड किया। डिवाइड में देखा कि कितने प्रकार के इसमें जो है एक कक्षा में कितने प्रकार के बालक पढ़ते हैं। तो इन परीक्षणों से जो है विद्यार्थियों का चयन करते थे। और अब हम बुद्धि की या बुद्धि परीक्षणों की गुण या विशेषता को जानेंगे कि बुद्धि परीक्षणों की गुण क्या है और विशेषता क्या है। गुण क्या क्या होनी चाहिए बुद्धि परीक्षणों में। बुद्धि परीक्षणों बुद्धि परीक्षणों के गुण बुद्धि परीक्षणों के गुण एवं विशेषताएं। आप बुद्धि परीक्षणों के गुण एवं विशेषता को जानते हैं। देखिए बुद्धि परीक्षणों के गुण एवं विशेषता। पहला गुण क्या है इसके अंदर? पहला गुण क्या है? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता वस्तुनिष्ठता क्या है इसके बारे में जानते हैं पहले। बुद्धि परीक्षण या अन्य किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण का वस्तुनिष्ठ होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। किसी भी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता दो बातों पर निर्भर होती है। पहला क्या है? पहली यह बात होती है कि उस परीक्षण में इस प्रकार के प्रश्न या प्रश्नों का स्थान मिलना चाहिए जो उस स्तर के विद्यार्थियों के अनुकूल हो और उसके एक ही आंसर सही होनी चाहिए। और दूसरा यह होता है कि परीक्षण का प्रशासन एवं फलांकन वस्तुनिष्ठता ढंग से होनी चाहिए, अर्थात एक ही निश्चित कुंजी या एक ही उत्तर के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये दो वस्तुनिष्ठता पर निर्भर करती है। पहला क्या है? पहले में जब हम किसी व्यक्ति को या किसी भी परीक्षा कराते हैं उसमें जो हम प्रश्न देते हैं उस प्रश्न में जो है उसके एक ही आंसर होने चाहिए। दूसरी चीज, जब उसका मूल्यांकन हो तो उसमें उत्तर एक ही सही होने चाहिए। इन बातों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ये तो गुण थे। और विशेषता क्या थी? इसकी मूल्यांकन होनी चाहिए सही ढंग से। इसका जो फलांकन है, उत्तर जो इसका आना चाहिए वो एक ही उत्तर सही होना चाहिए। और प्रश्न जो हम करते हैं बच्चों से उसका बच्चों के अनुकूल ही होना चाहिए। बच्चे के अनुकूल प्रश्न होगा तभी बच्चा जो है उसका आंसर देने में सफल होगा। ये दो विशेषताएं हैं और ये गुण है वस्तुनिष्ठता। दूसरा हम विश्वसनीयता देखते हैं। क्या है विश्वसनीयता? क्या है विश्वसनीयता?
विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, जैसे हमें वस्तुनिष्ठता को जाना है वैसे विश्वसनीयता भी इसका एक गुण है। किसका? बुद्धि परीक्षण का। बुद्धि परीक्षणों के गुण एवं विशेषता में पहली वस्तुनिष्ठता को जाने कि वस्तुनिष्ठता क्या है। बच्चों के अनुकूल प्रश्न होना चाहिए और उसका उचित ढंग से मूल्यांकन होना चाहिए। और दूसरा हमारा विश्वसनीयता है। इस विश्वसनीयता में हम देखेंगे कि विश्वसनीयता क्या होनी चाहिए। अगर गुण है, बुद्धि के गुण में विश्वसनीयता है तो विशेषताएं क्या है ये जानेंगे। तो विशेषताएं परिणाम की स्थिरता को विश्वसनीयता कहते हैं। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग करने और उसके परिणाम एक ही हो तो उसको हम विश्वसनीयता कहते हैं। जैसे हम किसी बालक को कोई क्वेश्चन देते हैं और उसका उत्तर बार बार बच्चा वही देता है तो इससे यह पता चलता है कि बच्चा इस प्रश्न पर ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, इसका सही आंसर यही मानता है वो। तो ये विश्वसनीयता है, इसकी विशेषता है कि वह अपने ढंग से उस प्रश्न को देने में विश्वास रखता है। अब आता है वैधता। वैधता क्या चीज़ होती है इसके बारे में जानेंगे। वैधता एक निश्चित टाइम होता है। वैधता में एक निश्चित टाइम होता है, उसका एक समय निर्धारित किया जाता है कि ये इतने समय तक रहेगा। जैसे हम मोबाइल में कोई रिचार्ज कराते हैं या नेट होता है, इंटरनेट होता है, देता है ना, तो इसकी वैधता या इसका पैक इतने समय तक रहेगा, इसके समय के बाद जो है यह खत्म हो जाएगा। उसी को हम वैधता बोलते हैं। ये बाधित होता है, न कि यह स्वतंत्र होता है, एक निश्चित समय तक होता है। वैधता को जानेंगे। वैधता प्रामाणिकता या वैधता परीक्षण की प्रमुख विशेषता या गुण है। इसका अभिप्राय है कि किस योग्यता के मापन के लिए यह परीक्षण बनाया गया है, उस योग्यता का मापन वह करता है, यह नहीं करता है। इस परीक्षण की सत्यता या वैधता को हम कहते हैं। जैसे कोई हम प्रश्न ले लेते हैं, उसकी विशेषता और गुण पर निर्भर करता है ये चीजें कि इसकी योग्यता क्या है, यह कहाँ तक सही है, उसी को हम वैधता मानते हैं कि ये योग्य है या नहीं है। इस परीक्षण में सत्यता या वैधता इसी को हम मानते हैं। और फिर हम जो है सर्वमान्यता, जैसे हमने वैधता पढ़ा उसी सर्वमान्यता को पढ़ेंगे कि सर्वमान्यता क्या है, इसमें गुण क्या है, बुद्धि परीक्षणों में सर्वमान्यता क्या है। सर्वमान्यता भी है, ये चौथा गुण है सर्वमान्यता। उत्तर परीक्षण सर्वमान्य होना चाहिए, अर्थात वे परीक्षण कहलाती है समस्त व्यक्तियों तथा परिस्थितियों में सदैव किए जाए। ये परीक्षण सर्वमान्य होना चाहिए। चौथा आपका पांचवा है प्रतिनिधित्वता। प्रतिनिधित्वता में बुद्धि के जिन जिन क्षेत्रों के मापन हेतु उसकी रचना की गई है उसका प्रतिनिधित्व रूप से मापन करना चाहिए। ये हमारी जो है प्रतिनिधित्वता है। प्रतिनिधित्वता के बारे में पढ़ेंगे। ये पांचवा है गुण, पांचवा गुण है प्रतिनिधित्वता। उस परीक्षण में बुद्धि के जिन जिन क्षेत्रों के मापन से इसकी रचना की गई है उसका प्रतिनिधित्व रूप से मापन करना इसकी प्रमुख विशेषता कहलाती है।
अब आता है आपका छठवां, मूल्यांकन में सुविधा। ये भी बुद्धि परीक्षण के गुण हैं। ये छठवां गुण है। छठवां गुण में बुद्धि के मूल्यांकन में सुविधा। मूल्यांकन में सुविधा। बुद्धि परीक्षणों को मूल्यांकन या मूल्यांकित करने की विधियां ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो और जिन्हें सभी व्यक्ति प्रयोग में ला सके। मूल्यांकन की विधि सरल होनी चाहिए, तभी प्राप्तांकों की व्याख्या सरलतम एवं उसमें मूल्यांकन करने में कठिनाइयाँ नहीं उत्पन्न होंगी। हम कई सुविधाएं देते हैं इनको, उन सुविधाओं के माध्यम से अगर मूल्यांकन होता है तो इससे जो है प्राप्तांक व्याख्या जो होती है वह उसमें सरलतम बनी रहती है। आगे है अब हम पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षणों के दोष। बुद्धि परीक्षणों के दोष, ये विशेषता थी। कितने गुण बताए हमने? आपको 6 गुण बताए हैं। पहला गुण क्या? वस्तुनिष्ठता है। दूसरा विश्वसनीयता है। तीसरा वैधता है। पांचवा सर्वमान्य है। चौथा सर्वमान्य है। और पांचवा जो है प्रतिनिधित्व है। छठवां आपका मूल्यांकन है। अब बुद्धि परीक्षण के दोष देखेंगे। बुद्धि परीक्षणों के दोष। बुद्धि परीक्षणों के दोष। बुद्धि परीक्षणों के दोष। विश्वसनीयता में अभाव, ये पहला दोष है। विश्वसनीयता में अभाव। व्यापकता का अभाव। दूसरा है व्यापकता का अभाव। प्रामाणिकता का अभाव। तीसरा प्रामाणिकता का अभाव। चौथा है मतभेद। यही सब जो है बुद्धि परीक्षण के दोष हैं। विश्वसनीयता में अभाव, व्यापकता में अभाव, प्रामाणिकता का अभाव और मतभेद, ये हैं बुद्धि परीक्षण के दोष। अब हम कुछ बुद्धि पर आपको क्वेश्चन देना चाहते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसके बारे में देख लेते हैं कि बुद्धि के 2-4 क्वेश्चन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ये देखेंगे कि बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो बुद्धि को सबसे पहले यूनान के दार्शनिकों ने किया था। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो अल्फ्रेड बीने ने 1904 में समझाया। अल्फ्रेड बीने इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक मानसिक आयु बुद्धि होती है और दूसरा वास्तविक आयु बुद्धि होती है। अल्फ्रेड बीने कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के थे। अल्फ्रेड बीने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो वो जो है मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने दिया था। और द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि 2 प्रकार की होती है। पहला जी
कारक और दूसरा यश कारक। और बुद्धि का जो है बालू का ढेर का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत हमारे थर्स्टन महोदय ने दिया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। बुद्धि का बहु सिद्धांत किसने दिया? तो ये हमारे गार्डनर ने दिया था। और बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत हमारे कैटल महोदय ने दिया था।